हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करने वाले हैं हरियाणा जीके। कंप्लीट बुक करेंगे हरियाणा जीके की, स्टार्टिंग विद हरियाणा का प्रशासनिक परिचय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज ऑफ द हरियाणा। राज्य का मुख्य नाम हरियाणा, वेल नोन। राज्य की स्थापना कब स्थापित हुआ था हरियाणा? 1 नवंबर 1966 को। तभी 1 नवंबर को हर साल हम हरियाणा डे मनाते हैं। राज्य के नाम का अर्थ क्या है? हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? हरि का आना यानी परमेश्वर का निवास। हरि मीन्स ईश्वर या परमेश्वर, तो परमेश्वर का निवास हरियाणा, जहाँ हरि का है आना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और किस राज्य की राजधानी है? पंजाब की। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो राजधानी है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की है, साझा करते हैं। ये 1956 एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राजधानी हो सकती है। मंडल कितने हैं हरियाणा में? 6। जिले कितने हैं? 22। लोकसभा सदस्य हरियाणा से कितने निर्वाचित होते हैं? 10। राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं हरियाणा से? 5। विधानसभा सदस्य 90 + 1, 90 सदस्य जो हैं निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है। एक मनोनीत कौन करता है? जो भी विधानसभा का सदस्य होता है, एक मनोनीत सदस्य, उसे कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल। और जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा में और लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा में जो निर्वाचन करता है राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? 2। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? 12। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के नाम से है। हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य जिलों का नामकरण। सिरसा। सिरसा का नाम कैसे पड़ा? सिरसा शाश्वत ऋषि या सिरस पेड़ के नाम पर, शाश्वत ऋषि के नाम से माना जाता है और कई बार माना जाता है कि सिरस पेड़ था तो उसी के नाम से इसका नाम सिरसा हो गया। फतेहाबाद बाबा फतेह चंद के नाम पर। फतेहाबाद बाबा फतेह चंद के नाम पर। भिवानी राजा भवानी सिंह के नाम पर। रेवाड़ी राजा रेवती को दान दिए जाने के कारण, राजा रेवत ने रेवती को दान दिया था, इसलिए नाम पड़ा रेवाड़ी। चरखी दादरी, दादर झील है। चरखी दादरी में एक झील है दादर झील, तो उसी के कारण इसका नाम चरखी दादरी हुआ। महेंद्रगढ़ राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। जींद जयंती देवी का मंदिर है। जींद में एक मंदिर है जयंती देवी का, तो उस जयंती देवी के नाम से जो है इसका नाम जींद पड़ा। कैथल हनुमान जी की जन्म स्थली। करनाल दानवीर कर्ण के नाम पर। कुरुक्षेत्र कौरवों का क्षेत्र होने का कारण, क्योंकि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो क्योंकि कौरवों का एरिया था ये कुरुक्षेत्र, तो इसलिए इसका नाम कौरवों के कारण कुरुक्षेत्र पड़ा। अम्बाला अंबिका के नाम पर पड़ा है। अम्बाला का नाम अंबिका, अम्बालिका, अम्बालिका के नाम पर अम्बाला। पंचकुला, पंचकुला नाम 5 कूप यानी 5 कुएं थे, तो उसी के नाम से पड़ा पंचकुला, 5 कूप। यमुनानगर यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसको यमुनानगर कहते हैं। मेवात मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव यानी कि मुस्लिम्स अधिक हैं, तो इसलिए इसका नाम मेवात पड़ा। पलवल पिलामसुर की राजधानी के नाम पर। पिलामसुर जो है एक पुराने समय की कथाओं में पात्र था पिलामसुर, तो पिलामसुर की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम जो है पलवल पड़ा। फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम पर। झज्जर छज्जू किसान के नाम पर। रोहतक
तारावती रानी के पुत्र रोहताश के नाम पर, तारावती रानी थी, उसका पुत्र था रोहताश, तो उसी के नाम से, जो रोहताश के नाम से इसका नाम पड़ा रोहतक। सोनीपत श्रवण कुमार के नाम पर, सोनीपत नाम किस कारण है? श्रवण कुमार के नाम पर। पानीपत पाणिनि ऋषि के नाम पर, पाणिनि ऋषि था तो उन्हीं के नाम पर पानीपत नाम हुआ, पाणिनि ऋषि के नाम पर। सेकंड स्लाइड, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। सिटी ऑफ पार्क्स या धर्म नगरी किसे कहते हैं हरियाणा में? सिटी ऑफ पार्क्स या धर्म नगरी। पार्क कहाँ पे ज़्यादा है? धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, और सिटी ऑफ पार्क्स भी उसी को बोलते हैं, पार्क कुरुक्षेत्र। ब्रॉन्ज सिटी या वीर भूमि, ब्रॉन्ज सिटी या वीर भूमि, रेवाड़ी को बोलते हैं वीर भूमि। और नेक्स्ट है हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद, क्योंकि ये मध्य में है, अगर आप मैप में देखोगे तो जींद जो है बिल्कुल मिडल में आ जाता है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं जींद को। और जींद जो है जिला, इसके साथ 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, मैक्सिमम जिलों की सीमाएं लगती हैं जींद के साथ जो है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। तालाबों या बावड़ियों का शहर, नारनौल। नारनौल के अंदर तालाब या बावड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो नारनौल को जो है तालाबों और बावड़ियों का शहर कहते हैं। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को। हरियाणा का पेरिस, CM सिटी भी करनाल है, तो उसी को ही हरियाणा का पेरिस कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान रखा जाता है वहाँ पे। उसके बाद है साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी, गुरुग्राम। साइबर सिटी, गुरुग्राम में ज़्यादा ही साइबर। उसके बाद पेपर सिटी, यमुनानगर। यमुनानगर में और क्या है? पेपर सिटी भी कहते हैं यमुनानगर को, और फर्दर हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है शुगर सिटी। शुगर कहाँ ज़्यादा मिलती है? पलपल, रोहताश के पास। रोहताश के नाम से पड़ा था ना नाम, रोहतक, तो रोहताश के पास पलपल शुगर मिलती है, पलवल और रोहतक। शुगर सिटी किसे कहते हैं? पलवल और रोहतक को। बुनकर नगरी, पानीपत। यस, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं। पानीपत हैंडलूम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पानीपत के तो जो हैंडलूम का सामान होता है, तो इसलिए इसको बुनकर नगरी कहते हैं पानीपत को। नैनो सिटी, छोटा सा है, पंचकुला। नैनो सिटी, पंचकुला। सिटी ऑफ कॉटन, पलवल। शुगर सिटी भी है पलवल और रोहतक, और सिटी ऑफ कॉटन भी किसको कहते हैं? पलवल को। पिंक सिटी, फतेहाबाद। सारे पिंक पिंक हैं यहाँ पे, घर सब पिंक किया हुआ है, तो इसलिए फतेहाबाद को पिंक सिटी कहते हैं। मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी किसे कहते हैं? मैग्नेट या स्टील, जिंदल स्टील है यहाँ पर हिसार में। जिंदल स्टील की काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं हिसार के अंदर, तो इसलिए हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। मछुआरों का स्वर्ग, हथनी कुंड। ये हथनी कुंड है कहाँ पर? यमुनानगर में, क्योंकि वहाँ पर जो है मछुआरा, उनको काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने को मिलती है। हथनी कुंड, यमुना नदी वैसे भी हरियाणा की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, और उसी के किनारे पर है हथनी कुंड। भारत का क्यूबा, मंदिरों की नगरी, हरियाणा का काशी किसे कहते हैं? भिवानी को, क्योंकि यहाँ पर मंदिर काफ़ी अधिक हैं, तो इसलिए इसे मंदिरों की नगरी कहते हैं। और हरियाणा का काशी भी इसी को बोलते हैं। विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर। विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर बोलते हैं अम्बाला को। शहीदों का शहर, झज्जर, जबकि वीरों की भूमि या वीर भूमि रेवाड़ी को। और शहीदों का शहर आ जाए तो झज्जर को। वीर भूमि तो बोलते हैं रेवाड़ी को, और शहीदों का शहर बोलते हैं किसे? झज्जर को। ट्राई सिटी, ट्राई यानी 3, ट्राई सिटी, ट्राई मीन्स 3 होता है। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, तो इन्हें बोलते हैं ट्राई सिटी। लेट्स हैव अ लिटिल टेस्ट, छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। शुगर सिटी किसे कहते हैं? यस यस, ट्राई आया, पलवल और रोहतक। ओके, ब्रॉन्ज सिटी किसे कहते हैं? ब्रॉन्ज सिटी आया, रेवाड़ी को। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हरियाणा के प्रतीक चिन्ह हैं राज्य वृक्ष। तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल। पीपल को हरियाणा का राजकीय वृक्ष अपनाया गया है। पीपल वृक्ष के सभी भाग, क्यों अपनाया इसे राजकीय वृक्ष के रूप में? वैसे तो वृक्ष बहुत सारे हैं बट पीपल को ही क्यों अपनाया? क्योंकि जो ये वृक्ष है इसके सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल और फल आदि सभी उपयोगी हैं। इनका वैज्ञानिक नाम फिकस रेलिगियोसा। फिकस, इसको याद करने की ट्रिक है, फिक्स रेत में हो गया सा, गाय सा, फिक्स रेत में गाय सा। फिकस का बना दिया मैंने फिक्स। फिकस रेलिगियोसा, फिकस रेलिगियोसा, फिकस रेलिगियोसा। बोलो मेरे साथ, फिकस रेलिगियोसा, फिकस रेलिगियोसा। तो ये नाम याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सच में इसका। तो ये वैज्ञानिक नाम क्या है पीपल का? राज्य पुष्प, हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल है। यह एक जलीय पौधा है, तो कमल जल में होता है। अपने रंग के आधार पर यह दो प्रकार का, कौन कौन से कलर का होता है कमल? रेड एंड वाइट, लाल कमल और सफ़ेद कमल में विभाजित है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा। क्या नाम है कमल का? निलंबो नुसिफेरा। कमल को देखकर भी कोई नुस्सी फेरा कर लेता है, यानी नोजी फेर लेता है, नुस्सी को फेर लेता है क्या? पर इसका नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। नील यानी कि ब्लू। तो इसका नाम 2 बार रिपीट करोगे, 2-3 बार याद हो जाएगा। अभी याद करवा देते हैं। कमल का वैज्ञानिक नाम याद करना है, इम्पोर्टेंट है, निलंबो नुसिफेरा। क्या नाम है? निलंबो नुसिफेरा। क्या नाम है? निलंबो नुसिफेरा। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं काला तितर। तो ऐसा नहीं है कि काला तितर याद कर लिया तो काम चल जाएगा, ब्लैक फ्रैंकोलिन ही ऑप्शन में मिलता है मोस्टली टाइम, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन भी याद होना चाहिए। हरियाणा का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन को काला तितर के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर और मध्य भारत के में अधिकांश रूप से पाया जाता है। तो ये कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ एंड मिडल ऑफ द इंडिया के अंदर ज़्यादा मिलता है ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या नाम है राज्य पक्षी? यस ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट है राज्य पशु। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बग, जिसको हम हरियाणा में ब्लैक बग, काला हिरण। तो काला हिरण तो पता होगा सभी को, लेकिन आपको याद क्या करना है? ब्लैक बग। यह भारत का में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके सींग चक्राकार होते हैं जो 3 से 4 बार मुड़े होते हैं। तो यहाँ इसकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है, अगर विजिबल है क्लियरली, तो ये है ब्लैक बग, काला हिरण। ये इसके सींग ऊपर 3 से 4 बार जो है मुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है राजकीय खेल। तो राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा सरकार द्वारा कुश्ती को राजकीय खेल घोषित किया गया है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में, मल्ल क्रीड़ा के रूप में, पुराणों में, ये क्वेश्चन याद रखना है, पुराणों में इसका उल्लेख है किसका? कुश्ती का। और किस रूप में? मल्ल क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी कि गेम होता है, क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? गेम। मल्ल कुश्ती के लिए यूज़ हुआ है, मल्ल क्रीड़ा। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में है। तो शारीरिक बल, कुश्ती के लिए तो पूरा आप लोग जानते ही होंगे, बल लगाना पड़ता है कुश्ती खेलने के लिए। तो ये एक फिजिकल पावर के अकॉर्डिंग जो है लड़ते हैं। तो राज्य वृक्ष पीपल, वैज्ञानिक नाम फिक्स रेलिगियोसा, राज्य पुष्प
कमल, निलंबो नुसिफेरा। राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर। राज्य पशु ब्लैक बग, या काला हिरण। राजकीय खेल कुश्ती। उसके बाद है प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा। भारत गणराज्य में एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा की स्थापना यद्यपि 1 नवंबर 1966 को हुई, लेकिन एक विशिष्ट एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है 1 नवंबर को इस्टेब्लिश हुआ है हरियाणा, बट ये प्राचीन काल से ही था। ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर को ही हरियाणा कोई बर्थ हो गया था हरियाणा का, प्राचीन काल से ही रहा है। बट 1 नवंबर 1966 को तो क्या है कि हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य घोषित हुए थे। अलग अलग पंजाब से अलग बनाया था इसको, पंजाब से अलग करके, और हरियाणा का नाम दे दिया था। अस्तित्व में तो शुरू से ही है हरियाणा। मनु के अनुसार इस प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ है, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा गया है? देवताओं से होने के कारण इसे ब्रह्मावर्त नाम दिया है। तो किसके अनुसार है ब्रह्मावर्त नाम? मनु के अनुसार। हरियाणा के इतिहास को जानने में ऐतिहासिक स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मौद्रिक साक्ष्य, तो ये सब इंक्लूड होते हैं ऐतिहासिक में। क्या? साहित्यिक, पुरातात्विक और मौद्रिक साक्ष्य। साहित्यिक स्रोत, पौराणिक स्रोत, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? स्कंद पुराण के किस खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है? तो कुमारिका खंड में। कौन से पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख है? स्कंद पुराण के। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद में इस राज्य के डैश जीवन की जानकारी मिलती है। तो यहाँ का जो सामाजिक आर्थिक जीवन है उसकी जानकारी हमें मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद। तो वहाँ से हमें हरियाणा राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किस ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी रचना और महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। महाभारत के डैश में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक का वर्णन महाभारत के कौन से भाग में है? नकुल दिग्विजयम में। हरियाणा का शहर कौन सा शहर है जो महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कौन सा है? करनाल। महाभारत के कर्ण से संबंधित है। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है? तो वामन पुराण इज द आंसर। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्भाणी, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा का वर्णन मिलता है। आगे इनको डिटेल में भी करेंगे डिस्कस। बौद्ध जैन साहित्यिक स्रोत। बौद्ध साहित्य, कौन कौन से बौद्ध साहित्य हैं जिनमें हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो बौद्ध साहित्यों के नाम याद रखने हैं, मंजनीम निकाय और दिव्यावदान। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में किसका वर्णन है हरियाणा के? कौन से जिले का? हिसार। हिसार का अग्रोहा हिसार का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? दिव्यावदान में, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। पंचम सूदनी से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का भ्रमण किया था। तो किस से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों का वर्णन किया था? पंचम सूदनी से। जैन ग्रंथ कथाकोश तथा भद्रबाहु चरित्र में भी अग्रोहा का वर्णन है। देखो, बौद्ध साहित्य तो मंजनीम निकाय और दिव्यावदान था, और जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? कथाकोश और भद्रबाहु, तो उसमें भी अग्रोहा का वर्णन है।
और अग्रोहा में जैन विद्वान रहते थे, उनका क्या नाम था? लोहाचार्य। और अग्रोहा इस धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। पुरातात्विक स्रोत, तो अभी जो हमने पढ़े ये थे साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, साहित्यिक, पुरातात्विक और मौद्रिक। तो अभी हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। पुरातात्विक स्रोत हरियाणा से प्राप्त 3 दर्जन से अधिक अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण अंबाला के निकट डैश से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ है। तो कौन सा है इंपॉर्टेंट? अंबाला के निकट टोपरा से मिला है। अंबाला के निकट कहाँ से मिला है? टोपरा से प्राप्त। किसके समय का है ये? अशोक के समय का। तो अशोककालीन है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है अशोककालीन। उसके बाद योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता था। तो योद्धा काल में किस उप क्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता था? इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो योद्धा काल में रोहतक उप क्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता था। 11वीं शताब्दी में राजा विग्रहराज चतुर्थ ने 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं। अशोक के काल का है जो अंबाला में है टोपरा स्तंभ, वहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख जो है अंकित हैं टोपरा के स्तंभ पर। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, बाद में, यानी कालांतर का मतलब बाद में जो फिरोज शाह तुगलक था वो टोपरा अभिलेख को, जो अंबाला में थे टोपरा अभिलेख, उसको फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थानांतरित करवाया था? दिल्ली में। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसने जो अंबाला के टोपरा स्तंभ पर अभिलेख हैं उनको दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और दूसरा ये इस तरह से भी बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा के अभिलेख को अंबाला से कहाँ स्थानांतरित करवाया था? तो टोपरा अभिलेख को दिल्ली में स्थानांतरित करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल से मिला है। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ से मिले हैं? करनाल से। कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा देवांका ने डैश की महिमा लिखी है। तो लाओस देश का एक अभिलेख है, ठीक है, तो वहाँ का राजा था देवांका, उसने किस क्षेत्र की महिमा के बारे में लिखा है? कुरुक्षेत्र। लाओस देश के एक अभिलेख में राजा डैश ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है, तो देवांका ने। सिरसा से प्राप्त अभिलेख में यहाँ पशुपति संप्रदाय के होने का प्रमाण मिलता है। तो सिरसा से प्राप्त अभिलेख से कौन से संप्रदाय का यहाँ होने का प्रमाण मिलता है? पशुपति। अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के कितने स्वरों का? संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो कहाँ से मिले हैं अभिलेख जिसमें संगीत के 7 स्वरों का अंकन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? हाँसी से प्राप्त अभिलेख को किस से संबंधित पाया गया है? तो हाँसी से प्राप्त अभिलेख को पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित पाया गया है। लाडनू जो कि राजस्थान में है से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी कौन सी थी? तो लाडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी, है नहीं भी थी। जगाधरी के निकट सुद्ध यानी शत्रुघ्न से प्राप्त, ये जगाधरी है कहाँ? ये जगाधरी यमुनानगर में है अभी अपना, जगाधरी यमुनानगर। जगाधरी यमुनानगर के निकट सुद्ध शत्रुघ्न से प्राप्त उत्तर वैदिक काल में के काले चमकीले मृदभांड, काले चमकीले मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, काले चमकीले मिट्टी के बर्तन थानेसर के स्तूप हिसार और डैश से भी प्राप्त हुए हैं। तो हिसार और टोपरा से भी मिले हैं। क्या क्या मिला है? जगाधरी से, हिसार, टोपरा से क्या मिला है? उत्तर वैदिक काल के काले चमकीले मृदभांड। तो हम आगे डिस्कस करेंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल भी। बस अपनी स्पॉट बनाए रखना, सारा करवा देंगे जी।
हरियाणा में पिंजौर कालका क्षेत्र में 10 पुरास्थलों से डैश काल के औजार प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में पिंजौर कालका क्षेत्र में 10 पुरास्थलों से निम्न पूरा पाषाण काल। पिंजौर कालका से, ये आपके पंचकुला में पढ़ेंगे, पिंजौर और कालका पंचकुला में है। तो 10 पुरास्थलों के निम्न पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। हिसार के गुजरी महल से एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 8 अभिलेख हैं, जो 8 जगह से आने वाले डैश की सूचना देते हैं। 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। इसको वीडियो को आप 2-3 बार सुनना और ये सारे क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएंगे, यानी बिल्कुल एज इट इज़ याद हो जाएंगे। पेहोवा में प्रतिहार राजा, पेहोवा में प्रतिहार राजा डैश का एक शिलालेख है। तो किसका है पेहोवा में? महेंद्रपाल का। 1905 ईस्वी में ये महेंद्रपाल ने खुदवाया होगा 1905 में, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है। यानी पेहोवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख है जिसमें डैश के निर्माण की चर्चा की गई है। तो इसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा की गई है पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। राखीगढ़ी यह पूरा स्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का यह सेकंड सबसे बड़ा पूरा स्थल है, तो सेकंड नंबर पर है राखीगढ़ी हिसार के अंदर जो है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? फर्स्ट नंबर पर है मोहनजोदड़ो। उस पर मूवी भी बनी हुई है मोहनजोदड़ो पे। तो हरियाणा के अंदर जो हिसार है, हिसार में राखीगढ़ी है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वो तो अपने हरियाणा में नहीं पड़ेगा। तो हिसार में यानी हरियाणा में तो एक ही है सबसे बड़ा, किसका? हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल। अगर हरियाणा में बात करें तो राखीगढ़ी है सबसे बड़ा। अगर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की बात की जाए और ओवरऑल हिस्ट्री की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में ये सेकंड नंबर पर आता है राखीगढ़ी, जो कि हिसार के अंदर है। हड़प्पा वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में अगर पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे है राखीगढ़ी जो हिसार में है, और ओवरऑल अगर हम इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो सेकंड नंबर पर है राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर का जो है, फर्स्ट नंबर का, हरियाणा के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का जो है बड़ा पूरा स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? राखीगढ़ी हिसार में। और इसके बाद जो है बनावाली की बात करें तो फतेहाबाद ज़िले का छोटा सा गांव है बनावाली। इसकी खुदाई 1974 में यानी 1974 में शुरू करवाई गई थी, जिसमें पुरातात्विक महत्व के बहुत सी सामग्री मिली है। तो बनावाली में भी काफ़ी पुरातात्विक महत्व की मिली है, इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। बनावाली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फतेहाबाद का। मीताथल भिवानी ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति तथा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भिंडहाड़ा जिला फतेहाबाद में एक हो रहा है, इसे हम भिड़ाना बोलते हैं। वैसे यहाँ भिंडहाड़ा लिखा है, भिड़ाना है। भिड़ाना भी फतेहाबाद के अंदर जो है काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, सांस्कृतिक और सभ्यता के अवशेष मिले हैं भिड़ाना से भी। हड़क्का संस्कृति और आरंभिक हाकड़ा संस्कृति और आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। Why are you dancing, my dear child? Let me record my video. Why are you disturbing me? बालू, भगवानपुरा, सीसवाल, मदीना, गिरावड़ आदि के उत्खनन से काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हरियाणा के प्राचीन महत्व को बताते हैं। ये थे हमारे पुरातात्विक स्रोत हमने रीड किए। इससे पहले किए साहित्यिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत के अंदर 3 पार्ट हैं। साहित्यिक स्रोत होते हैं इतिहास को बताने के लिए, साहित्य होता है कि किसी भी जगह का इतिहास जानना हो तो साहित्य से मिलती है जानकारी, पुरातात्विक स्रोत और मौद्रिक साक्ष्य। तो अभी डिस्कस करते हैं हरियाणा के मौद्रिक साक्ष्य जिनसे हरियाणा की जानकारी मिलती है। खोखरा कोट
अच्छेद पहाड़ीपुर, मोहनबाड़ी, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी, सूद, करनाल आदि स्थानों से अनेक मुद्रांक प्राप्त हुए हैं। ये मुद्रांक सिक्के ढालने के काम आते थे। तो मुद्रांक किस काम आते हैं? सिक्के ढालने के। खुदाई से प्राप्त सिक्कों में डैश को एक विजेता के रूप में दर्शाया गया। तो ये जो खुदाई से खोट से मिले हैं, मोहनबाड़ी से मिले हैं, औरंगाबाद, अग्रोहा, राखीगढ़ी जो हिसार में है, राखीगढ़ी अग्रोहा भी हिसार में है। तो यहाँ से जो सिक्के मिले हैं करनाल से, तो ये जो सिक्के मिले हैं इनमें किसको एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है? योद्धा शासक था कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय एक योद्धा शासक था, उसको एक विजेता के रूप में दर्शाते हैं ये सिक्के। उसके बाद है सुनेत, लुधियाना के अंदर है सुनेत जगह। सुनेत लुधियाना से प्राप्त एक सिक्के पर जय मंधार, क्या लिखा हुआ है? जय मंधार, जो योद्धा शासक कार्तिकेय की सफलता की पुष्टि करता है। पहले तो जो सिक्के मिले हैं वो दिखाते ही हैं कि योद्धा शासक कार्तिकेय एक विजेता था। फिर सुनेत लुधियाना में भी एक सिक्का मिला है, उस पर जय मंधार लिखा हुआ है। तो ये इस बात को यानी प्रूफ देता है इस बात का कि योद्धा शासक कार्तिकेय जो है सफल था। उसके बाद कुमारगुप्त कालीन सिक्कों से पता चलता है कि योद्धा धर्म यानी जो कार्तिकेय था वो राज धर्म का रूप ले चुका था। कुमारगुप्त कालीन सिक्कों से भी इस बात की जानकारी मिलती है, आगे पढ़ेंगे इसको भी। हरियाणा के एक अन्य प्रमुख समूह कुणिंद शासकों का था। तो हरियाणा में एक और समूह था, कौन से शासकों का? कुणिंद शासकों का। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव को अंकित करते थे। हिसार व अग्रोहा के टीले के उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के। और कौन से सिक्के मिले हैं हिसार और अग्रोहा के टीले के उत्खनन से? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं और पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के डैश सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के क्या चलते थे? जैसे हमारी तो करेंसी है, नोट हैं, कॉइन्स हैं, तो उनके हुआ करते थे दिरहम। हिंद यवन शासकों के दिरहम कहाँ से मिले हैं? ये हिंद यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से। हरियाणा की दो प्राचीन और पावन नदियाँ डैश और डैश के किनारे सेंधव लोगों की बस्तियां थी। तो हरियाणा की दो प्राचीन और पावन नदियां हैं जिनके किनारे सेंधव लोगों की बस्तियां थी। तो वो कौन सी दो नदियां हैं जिनके किनारे पर सेंधव लोगों की बस्तियां थी? आंसर इज सरस्वती और द्विशद्वती। हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव किलोई के शिव के मुखालिंगम का तथा दूसरे गांव बेरी के मुखालिंगम है। हरियाणा में मूर्तिकला में प्रथम गांव कौन सा है? किलोई। किलोई कहाँ पर है? जिला रोहतक में किलोई गांव है, रोहतक के अंदर। और दूसरा गांव है बेरी, झज्जर में। मुखालिंगम है, ये मुखालिंगम चीतीदार लाल पत्थर पर उकेरी गई आकृति के रूप में है। तो ये जो मुखालिंगम है किस प्रकार से हैं? ये चीतीदार लाल पत्थर है, रेड कलर का पत्थर है, उसके ऊपर चीतीदार आकृति बनाई गई है। तो इन स्रोतों से भी हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन रोहतक का वारा, तो गुप्त काल के समय का जो है रोहतक के अंदर एक है वारा। कोसली का विष्णु, कोसली एक गांव है तो वहाँ पर है विष्णु। बांस पेटवाड़ा का हरिहर, बांस पेटवाड़ा में है हरिहर। झज्जर का बुद्ध, हाँसी का वारा इस काल की प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं। तो ये भी इस काल के बारे में बताती हैं हमें। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है हमारा, कई बार आया एग्जाम में, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में डैश और डैश के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। एहोल अभिलेख है, उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशियन, ये पुलकेशियन 2 है, पुलकेशियन 2 के बीच में युद्ध हुआ था 630 से 634। जब हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी राजा रहा है हरियाणा की हिस्ट्री के अंदर, तब इसको हम फिर से भी डिस्कस करेंगे। और इनका ये जो युद्ध हुआ था
एहोल अभिलेख से जिसकी हमें जानकारी मिलती है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ था। नर्मदा नदी, याद रखना है इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर हैं। तो कलायत के अंदर हैं, कौन से काल के हैं? उत्तर गुप्तकालीन। कौन से काल के हैं? उत्तर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल एवं मध्य काल के बीच के समय के प्रतीत होते हैं। वास्तु अवशेष व उनके स्थल। अवशेष है मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष। स्थान जहाँ से प्राप्त हुए हैं हिसार और फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल से, कुणाल हिसार से। मौर्यकालीन स्तूप और अवशेष मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से, जबकि हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार से। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? भिवानी से। हिसार के नीचे ही भिवानी है, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष तो मिल गए कुणाल हिसार से, और हड़प्पा सभ्यता यानी उसके नीचे चले जाएंगे तो हड़प्पा आ जाएगा भिवानी के अंदर। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता से पहले के कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार से, और हड़प्पा सभ्यता के उसके नीचे ही भिवानी में मिले हैं। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के। कुषाण काल के सोने और तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताथल भिवानी क्षेत्र से। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? खोराकोट रोहतक से। सोने तांबे के सिक्के मिताथल भिवानी से। और सिक्के ढालने के जो सांचे मिले हैं खोखराकोट और औरंगाबाद से। इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले हैं। खोखराकोट कहाँ पर है? रोहतक में। खोखराकोट रोहतक से क्या? इंडो ग्रीक सिक्के और सिक्के ढालने के सांचे भी मिले हैं खोखराकोट रोहतक से, और औरंगाबाद से भी मिले हैं। योद्धकालीन सांचे, ये भी खोखराकोट रोहतक से। क्या क्या हो गया खोखराकोट रोहतक से? इंडो ग्रीक सिक्के, सिक्के ढालने के सांचे, योद्धकालीन सांचे, खोखराकोट रोहतक से। टकसालें मिली हैं। अग्रोहा हिसार के अंदर है, बरवाला भी हिसार में है। टकसालें अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद। कुणिंद कालीन सिक्के, ये कहाँ से मिले हैं? करनाल, जगाधरी और बुढ़िया से। कुणिंद कालीन सिक्के करनाल, जगाधरी और बुढ़िया से। इसके बाद समुद्रकालीन सिक्के। समुद्रकाल के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मिताथल से मिले हैं। शुंगकालीन फलक सुदय से। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। योद्ध गणराज्य की मोहरें नौरंगाबाद भिवानी से। जैन मूर्तियाँ हांसी और शनीला से मिली हैं जैन मूर्तियाँ। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से। यज्ञ की मूर्तियाँ मिली हैं पलवल से, जहाँ पल पल यज्ञ होता है। ऐसा है हमारा हरियाणा जहाँ पल पल यज्ञ होता है, तो इसलिए यज्ञ की मूर्तियाँ पलवल। रामायण श्लोकांकित। रामायण के श्लोकों पर नाचे हम कहाँ? नचारखेड़ा भिवानी में। खड़े होकर नाचे रामायण के श्लोकों पर नचारखेड़ा भिवानी। मिट्टी की मोहरें मिट्टी में मिला, मिट्टी से ही दौलत, मिट्टी है हमारी असली दौलत, तो मिट्टी की मोहरें दौलतापुर। मिट्टी की मोहरें दौलतापुर। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से हरियाणा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से 3 हैं? मेरे साथ बोलो। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उस काल को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से प्राप्त पुरावशेषों में हरियाणा के विषय में जानकारी होती है। इस काल को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल है उसमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल के 3 काल कौन कौन से हैं? पुरापाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। तो मेरे साथ बोलो
पुरापाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पुरापाषाण काल, इस काल के पाषाण उपकरण पिंजौर, धामली, सुकेतड़ी, अहिया, कालका के नज़दीक पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर झीरका, कोटला आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो छोटे, गोल और चपटे पत्थरों के रूप में हैं। इस प्रकार के उपकरण सोहन घाटी से भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं पुरापाषाण काल के? पिंजौर, धामली, सुकेतड़ी, अहिया, कालका के नज़दीक पपलीना, चंडीगढ़, फिरोजपुर झीरका, कोटला। तो ये छोटे और गोल पत्थरों के रूप में हैं। इस प्रकार के उपकरण और कहाँ से मिले हैं पुरापाषाण काल के? सोहन घाटी से। तो कोई लिखित विवरण तो उपलब्ध है नहीं, सिर्फ ये जो मिले हैं इनके पत्थर वगैरह उन्हीं से ही पता चलता है, सोहन घाटी से, कालका से, फिरोजपुर झीरका, कोटला। उसके बाद है नवपाषाण काल। इस काल में मानव कृषि कार्य में लगा था। तो ये तो पता चल गया जो नवपाषाण काल है उसमें मानव क्या काम कर रहा था? कृषि कर रहा था। इसके साक्ष्य हिसार जिले के शीशवाल से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से पता चला है कि नवपाषाण काल में मानव कृषि कार्य में लगा था? तो इसका जो प्रूफ मिला है वो मिला हिसार जिले के शीशवाल से। अतः इस सभ्यता का नाम शीशवाल सभ्यता या संस्कृति रखा गया है। तो जो शीशवाल सभ्यता या संस्कृति है वो नवपाषाण काल की है और इस काल में मनुष्य किस काम में लगा था? कृषि कार्य में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ताम्रपाषाण काल। रोहतक व हिसार जिलों के कुछ भाग में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। तो ताम्रपाषाण काल के जो औजार हैं वो कहाँ से मिले हैं? रोहतक और हिसार जिले के कुछ भागों में मिले हैं ताम्रपाषाण कालीन औजार। तो हिसार से नवपाषाण काल के भी मिले थे और ताम्रपाषाण काल के भी मिले हैं औजार। तो ये है प्राज्ञ ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट, पुरापाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। उसके बाद सेकंड में आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिस काल के लिखित विवरणों को पढ़ा नहीं जा सकता। पहले वाला जो था उसमें तो उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। जो प्राज्ञ ऐतिहासिक काल है उसके कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इस काल के लिखित विवरणों को पढ़ा नहीं जा सकता, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत शीशवाल संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है। इस काल के पुरावशेष हरियाणा में पाए जाते हैं। शीशवाल संस्कृति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शीशवाल संस्कृति डॉक्टर सूरजभान, स से शीशवाल और स से ही सूरजभान। तो सूरज के आगे शीशा। शीशवाल संस्कृति सूरजभान के नेतृत्व में शीशवाल गांवों की खुदाई की गई। कहाँ है ये शीशवाल गांव? है हिसार में। और वर्ष 1968 में शीशवाल संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। शीशवाल से संस्कृति से संबंधित स्थल हैं हिसार, हिसार का जो है ही सबसे मेन शीशवाल, और सलीमगढ़, शाहपुर, सातरोड। पहले मैं स वाले सारे बता देती हूँ। शीशवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, सातरोड, खुर्द और सिसाई। शीशवाल स ये तो अनुप्रास अलंकार बन गया। शीशवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, सातरोड, खुर्द और सिसाई। पाटन, अलीपुर, खरड़, दाता, पाली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो हड़प्पा सभ्यता का भी है और शीशवाल दोनों का। तो हिसार के शीशवाल, सलीमगढ़, शाहपुर, सातरोड, खुर्द, सिसाई, पाटन, अलीपुर, खरड़, दाता, पाली, राखीगढ़ी। सूरजभान 1968 याद रखना है शीशवाल संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हिसार के साथ ही सिरसा। सिरसा का कौन सा है? सिरसा या फतेहाबाद, क्योंकि पहले जॉइंट थे। बनी, तलवाड़ा, रत्ता टिब्बा, चिम्मू। बनी, तलवाड़ा, रत्ता टिब्बा, चिम्मू। भिवानी, भिवानी का है दादरी और मानहेड़ू। रेवाड़ी, रेवाड़ी का है बादली, लोहार, बादशाह।
गुड़गांव, गुड़गांव का क्या है, कौन कौन सी जगह है, अलदुक्का, सुल्तानपुर, मुकोला, गोलपुर, गोलकपुर, मुंडहेड़ा, मुंडेहरा, पापड़ा, ममालिका, लुहिंगा, और कैथल का है मोहू। तो इतने ज़्यादा कभी पूछे नहीं गए। तो मेन क्या याद रखना है, हिसार के, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, कैथल, यहाँ से मिले हैं शीशवाल संस्कृति के साक्ष्य। बाकी एक बार रीड कर लेंगे तो वैसे ही माइंड में ये फिट हो जाएंगे आपके। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसी को ही बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी में स्थित बनावली, तो मैंने बताया था बनावली पीछे आया था, बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है। यहाँ काफ़ी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं बनावली फतेहाबाद के अंदर से। तो ये प्रमुख स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। इसकी खोज 1973-74 यानी 1973-74 में R.S. बिस्ट ने की थी। यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, एक ऐसा पशु मिला है यहाँ पे जिसका धड़ तो सिंह का है और इसकी जो सींग है वो बैल की तरह है। तो ऐसी एक मुद्रा मिली है अजीब सी, क्या मिली है, एक मुद्रा मिली है जिसका धड़ तो सींग का है और इसके जो सींग है वो बैल की तरह है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जो के साक्ष्य है, मातृ देवी की 2 मृण मूर्तियाँ, अग्निवेदियों के साक्ष्य। तो ये सब यहाँ से मिला है, कहाँ से, बनावली फतेहाबाद से। वर्ष 2016 में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र की पुष्टि होती है। राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र तो आगे डिस्कस करेंगे। वेल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सपोर्ट करिएगा शेयर एंड सब्सक्राइब करके।